Good evening, friends. This is Suresh Kumar Devangan. I welcome you to your own channel, English with Devangan, sir. Though the name of the channel is English with Devangan, sir, but today we are not here to discuss anything of English. Rather, I am going to discuss with you Tier 1 detailed syllabus for the post of Vice Principal under Limited Departmental Examination issued by Kendriya Vidyalaya Sangathan. Friends, you're all PGTs, you're all eligible for Vice Principal एग्जामिनेशन। आप बहुत लंबे समय से पीजीटी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो नए भी हैं उन्होंने सीटीईटी का अध्ययन नहीं किया होगा, सीटीईटी का पेपर नहीं दिया होगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी पीजीटी बने हैं उन्होंने भी सीटीईटी का एग्जाम नहीं दिया है। इसका मतलब है वी डू नॉट नो मच प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये टॉपिक हमने एग्जाम में नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि ये सब हमें नहीं आते हैं। जो आजकल जो रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं, टीआरटीज आ रहे हैं, जो टीजीटीज आ रहे हैं, वो सीटेट सीटीईटी दे के आ रहे हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज गोइंग टू बी ट्रबलसम फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस रादर आई शुड से। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको वो प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर 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 कमेंट लिखेंगे, सो दैट आई मे कम अप विद न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि इवन मैं भी, हम पूरे वीडियोस देख लेते हैं, अपना काम हम उसमें से देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, बट वी नेवर राइट कमेंट ऑन दैट, वी नेवर पुट प्रेस द लाइक बटन। बट आई टेल यू एज अ क्रिएटर, इट रियली इनकरेजेस अस टू गो अहेड कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे थे, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे चाहते हैं, या कमेंट में उन्होंने ऐसा लिखा है, तो हम और ज़्यादा तैयारी से आते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको केवल ये पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके पीछे भी उद्देश्य है, आप समय दीजिए मुझे। हमको पहला लेसन का पहला टॉपिक का ए पार्ट दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। इसमें आएगा कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, principles and debate of development task and challenges with special reference to the fundamental preparatory middle and secondary school children। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे कोर्स किए हैं सीपीडी के अंतर्गत, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हम इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत अच्छे हैं। एज फार एज थ्योरीज आर कंसर्न, वी आर नॉट गुड एट दैट। हम हो सकता है थ्योरीज बहुत अच्छा इसका नहीं कर पाए, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आगे लिखा हुआ है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द फंडामेंटल प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमको बताना है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, moral, etc. deviations in development and its implications. Role of primary and secondary socialization agencies, step to ensure home school continuity, and then mental health। मैं केवल अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में हम पार्ट ए की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो पे बने हुए अंत तक आप इसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक दिशा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आपका ये पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको एक ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको दूसरी बुक से ही है, बाल विकास, मनोविज्ञान, इन किताबों से, यूट्यूब के दूसरे अच्छे चैनल्स से जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, या फिर चैट जीपीटी से, गूगल से ही आपको पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स की। इसके लिए मैंने कुछ मेहनत करके नोट्स तैयार किया है, उस नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको मैंने नाम दिया है, दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड बाय मी by reading different books, taking help from ChatGPT, from Google, taking something from somewhere, कुछ इग्नू के नोट्स से। कंप्रहेंसिव स्टडी गाइड फॉर वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन, ये मैंने तैयार किया है, और पार्ट 1 है ये, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। उसमें भी चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। 15 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स, इस 15 पेज में मैंने क्या बताने का प्रयास किया है, जरा देखें आप। हम शॉर्ट में पहले मैं बता दूं, ताकि जो दोस्त ये वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं यहीं पे देखना बंद कर दे, आगे उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि निश्चित रूप से आपका समय बहुत कीमती है। तो आप एक ओवरलीफ देख लीजिए, ओवरव्यू देख लीजिए कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ आपको फंडामेंटल कंसेप्ट, काहे पे? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज मैच्योरेशन, की मैच्योरेशन क्या है, फिर डेवलपमेंट क्या है,
और डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या है। जैसा सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ। डेवलपमेंट के डोमेन्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट है, इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर स्किल, रनिंग, जंपिंग एंड फाइन मोटर स्किल। इसे आप जीएफ के नाम से, भाई दोस्तों वो जीएफ गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है भाई, है ना। ये ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जीएफ के नाम से याद रख सकते हैं। इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलप, मैं केवल ओवरलिप दे रहा हूँ, अभी डिटेल में हम बात करेंगे। ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इसकी थ्योरी किसने दी है? एरिक्सन ने थ्योरी दी है। उसकी साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताए हैं, कौन कौन से ईयर होते हैं, क्या होते हैं। फिर मॉरल डेवलपमेंट क्या है, कोहेल्सबर्ग की स्टेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर ये डेवलपमेंट टास्क दिया हुआ है, थ्योरी किसकी दी हुई है, फंडामेंटल स्टेजेस क्या होते हैं, ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेकेंडरी स्कूल स्टेज क्या है, फिर सोशलाइजेशन एजेंसीज क्या क्या है, ये मैंने बताया है यहाँ पे। और फिर होम स्कूल कंटिन्यूटी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या क्या होने चाहिए, इस पर मैंने चर्चा किया है, कुछ नोट्स लेके आया हूँ मैं। और फिर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को हम कैसे देख सकते हैं, स्कूल्स रोल इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, स्कूल मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकता है, इस इन कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया है। और दोस्तों इस बात के लिए निश्चित रूप से आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि अभी तक हमने जो ये देखा, अभी मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिखाया है, एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम एज वेल। उसके बाद में फिर मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि अभी तक आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे क्या आप कुछ एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी पेपर में हमको ये क्लियर नहीं है। मुझे तो क्लियर नहीं है, आप लोगों को क्लियर हो तो आप मुझे गाइड करेंगे। ये तो पता है कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें 60 जो होंगे मार्क्स वो एमसीक्यू होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, ये थियोरिटिकल होने वाले हैं। अब एडमिन एंड फाइनेंस से थ्योरेटिकल आएंगे कि इनमें से ही थ्योरेटिकल आएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। केवीएस ने अपनी वैकेंसी में इट हैज नॉट मेड इट क्लियर। तो मैंने क्या किया है, इसके एमसीक्यू भी तैयार कर लिए हैं, 5 के एमसीक्यू, ये केवल सैंपल है, आपके व्यूज के लिए है। यदि आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट रहेंगे कि देवांगन जी गो अहेड, यही एक तरीका हो सकता है, इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, यदि आप ऐसा कहते तो यकीन मानिए मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मेरी लाइव क्लासेस भी होने वाली है, जिसकी सूचना आपको मैं दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। यदि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे नीचे जरूर लिखे LDE 2025 आप लिख दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। या आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि यस सर आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, आई वांट टू ज्वाइन योर लाइव क्लासेस, तो निश्चित रूप से आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों, वट एवर इट इज, ऐसे ये 5-6 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं विद आंसर्स। उसके बाद में फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर ऐसा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है। उसके बाद में लिस्ट 3 स्ट्रेटेजीज टू इंश्योर होम, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ऐसे ही, इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने ये दिए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये एक प्रयास है, और वीडियो के अंत में इस तरीके से आपको ये हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर। ये फिर से एक अगला टॉपिक हो जाएगा, जो अगला वीडियो का टास्क होगा। तो दोस्तों इस तरीके से बीच में एक थ्योरी आई थी, आपने देखा होगा। मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। जब हम देख रहे थे, यस, कोहेल्सबर्ग थ्योरी, ये हमको किसी भी किताब में मिल जाएगी, कहीं भी हम देख लेंगे। एरिक्सन की थ्योरी हमको मिल जाएगी, है, जीन पियाजे की थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन ये हैविगर्ड्स थ्योरी हमको नहीं मिल पाती है। तो वो थ्योरी अलग से लेके आया हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी यूनिट है। तो ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, 10 पेज का है। ये हमको पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट टास्क क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क क्या है, ये अलग अलग चीजें ये इस तरीके से बताई गई है। तो ये आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। अब दोस्तों ये मैंने सोचा है कि इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, और बाकी आप लोग गाइड करने वाले हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए। तो आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द लीडरशिप, इसे हम पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है ग्रोथ। दोस्तों मैं फिर से बता दूं आपको, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है
तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, और यदि आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज़फुल, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम बीइंग इन दिस वीडियो। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर यू विश टू। दिस इज़ जस्ट एन सिंसियर अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। शुरू करते हैं। ग्रोथ। Growth refers to quantitative measurable changes in physical attributes। एकदम से सिंपल है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीज है दोस्तों। ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा फिजिकल एट्रीब्यूट है। हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी प्रोपोर्शंस का बढ़ना, ऑर्गन्स का बढ़ना, ये ग्रोथ कहलाता है। इट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के कारण होता है, न्यूट्रिशन के कारण होता है, हेल्थ फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो ग्रोथ चार्ट हेल्प मॉनिटर फिजिकल डेवलपमेंट। हम बच्चों का जो हेल्थ कार्ड बनाते हैं और उनका हाइट और वेट नापते हैं, तो एक्चुअली हम उनका क्या मेजर कर रहे हैं? ग्रोथ मेजर कर रहे हैं। कि जब वो 8th क्लास में था तो उसकी हाइट 142 सेंटीमीटर थी, और जब 9th क्लास में आया तो उसकी हाइट 156 सेंटीमीटर हो गई। ये सिंपली ग्रोथ है। तो ग्रोथ का इतना सा कंसेप्ट है। बाकी डिटेल्ड स्टडी आप कीजिए। मेचुरेशन की हम बात करते हैं, व्हाट इज मेचुरेशन? द नेचुरल बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड अनफोल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनेट ट्रेट्स कैपेबिलिटीज, उससे हम क्या कहते हैं? मेचुरेशन कहते हैं। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होगा। इंडिविजुअल्स इनेट इनबॉर्न क्वालिटीज, ट्रेट्स एंड कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट होना ग्रोथ मेचुरेशन कहलाता है। इट फॉलोज प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस and timeline. Predictable sequence and timeline. Example includes the development of motor skill. Crawling before walking. ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले वॉकिंग करेगा, फिर क्रॉवलिंग करेगा, फिर उसके बाद में रनिंग करेगा, ऐसा नहीं होगा। एंड दीज आर द प्रॉपर्टी चेंजेस। इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, ये मेचुरेशन कहलाता है। कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर थोड़ा सा हल्का सा खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर च म ब प पा बोलते पा 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 मम्मा मम्मा। दिस इज मेचुरेशन। बच्चे में धीरे 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 मेचुरिटी आती जाती है। डेवलपमेंट, तीनों टर्म अलग अलग है। ग्रोथ, मेचुरेशन और डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। अ कंप्रिहेंसिव टर्म encompassing orderly sequential changes across an individual's lifespan. It includes physical, cognitive, social, emotion, and moral dimensions, and is influenced by both maturation and environmental factor. ये टोटल डेवलपमेंट होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल इमोशन है एंड मॉरल है। इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। ये है फिजिकल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जिसे हम कहते हैं, सोशल इमोशनल, एंड देन मॉरल डायमेंशंस आर आल्सो काउंटेड इनटू दैट। डेवलपमेंट के डोमेन्स मतलब उनको हम एज वाइज हम कैसे बांट सकते हैं? तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है इंक्लूड्स क्रॉस मोटर स्किल। इसको ध्यान रखेंगे, क्रॉस मोटर स्किल। रनिंग, जंपिंग, ये ग्रॉस मोटर है। और फाइन मोटर स्किल क्या है? राइटिंग, बटनिंग, होल्डिंग समथिंग that is that involves things, it is motor skill. So G and F, G for gross motor skill and F for fine motor skills are there. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पियाजे की थ्योरी ये कहती है, पियाजे जो स्टेजेस में बांटते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, पियाजे की हम बात करते हैं तो वो होता है सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल की, जिसे हम ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं। एंड देन होता है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। ईगो इगोसेंट्रिसिज्म, सिंबॉलिक थॉट्स। एक मैं और सजेस्ट करता हूँ आपको, हिमांशी सिंह मैडम पढ़ाती हैं, सी टेट की वो क्लासेस लेती हैं। करियर बिल करके उनका शायद ऐप है, लेकिन वो पेड ऐप है, शायद 1000 रुपये फीस लेते हैं, और कुछ उनके फ्री वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखें। उसमें उन्होंने क्वाइट डिटेल में चीज़ों को बताया है। लेकिन दोस्तों हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम उनके लंबे लंबे वीडियोस को देख सके, तो हम एटलीस्ट जान पाए कि चीज़ें क्या क्या है। पियाजे की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, स्टेजेस की बात कर रहे हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल। प्रिपरेशनल जो एज है वो 2 से 7 साल के, जिसमें
बच्चा इगोसेंट्रिसिज्म होता है, उसमें थोड़ा सा ईगो होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा। वो सोचता है कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। सिंबॉलिक थॉट्स उसके डेवलप होते जाते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज उसने बोला, स्टेज बोला 7 से 11 साल। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इस बीच वो कन्वर्सेशन सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो डेवलप करने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11+ जब एज आती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने लगता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होने लगती है, वो मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है, इमेजिनेटिव हो जाता है बच्चा। ये हो गया डेवलपमेंट डोमेन्स में पियाजे की थ्योरी। अगला है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, एरिक्सन की थ्योरी की हम बात करेंगे। एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस, एजेस लगभग वही है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 1 साल का एज होता है। फिर ऑटोनोमी वर्सेस शेम, 1 साल से 3 साल की एज होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 साल की एज होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, 6 से 12 साल की एज होती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 12 से 18 साल की एज होती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कोहेल्सबर्ग स्टेजेस की। 3 स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। पहला हमने पियाजे की बात करी, दूसरा एरिक्सन की बात करी, और तीसरा कोहेलबर्ग की स्टेजेस की हम बात करें। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें वो ओबीडियंट होता है, उसे पनिशमेंट भी मिलता है, सेल्फ इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। कन्वेंशनल लेवल, गुड बॉय, गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला होता है। इसमें उन्होंने एज नहीं दी है। तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के बढ़ते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट टास्क की बात करते हैं। 1.1 हमारा खत्म हो गया है डेवलपमेंट। अब 1.2 की हम बात करें, डेवलपमेंट टास्क। फंडामेंटल फाउंडेशनल स्टेजेस जो होते हैं, स्टेज होते हैं 3 से 8 साल का होता है, जिसमें बच्चा लर्निंग टू कंट्रोल बॉडीली एलिमिनेशन, फिर लर्निंग फिजिकल स्किल फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, लर्निंग टू रिलेट इमोशनली टू पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स, लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये चीजें बच्चे में डेवलप होती है। हमारा जो बाल वाटिका का कंसेप्ट है, उसमें हम पढ़ते हैं प्रिपरेटरी या मिडिल स्कूल। वो उसकी एज होती है 9 साल से लेकर 11 साल तक, जब बच्चा क्लास 3 से लेकर 6 तक बच्चा आ जाता है। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, अपने आप का वो एक एटीट्यूड डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे में। लर्निंग टू गेट अलोंग विथ एजमेट्स, दोस्तों के साथ रहना पसंद करने लग जाता है। डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग। इस चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अभी जब हम एमसीक्यू करेंगे तब आप देखेंगे कि हाँ, चीज़ों को याद रखना कितना जरूरी है। डेवलपिंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग। सेकेंडरी स्कूल की हम बात करते हैं, 12 से 18 साल की बच्चा जब होता है वो सेकेंडरी स्कूल में आ जाता है। अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विथ एजमेट्स फॉर बोथ सेक्स, पर्टिकुलरली फॉर एंटी सेक्स, बॉय टुवर्ड्स मेल, गर्ल एंड गर्ल टुवर्ड्स बॉय। ये घर में भी होता है। मदर लव्स सन मोर देन द डॉटर एंड फादर लव्स डॉटर मोर देन द सन। ये एक अटैचमेंट होता है एंटी सेक्स। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट एंड अदर एडल्ट, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, नॉट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स बट फ्रॉम द अदर एडल्ट्स आल्सो। इसलिए कई बार बच्चा क्लास में रेबेल हो जाता है टीचर के खिलाफ, यदि इफ ही फील्स इंसल्टेड। सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात आने लगती है। 12वीं के बाद उसको चिंता होने लगती है, करियर कॉन्शियस हो जाता है। एक्वायरिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड एन एथिकल सिस्टम एज अ गाइड टू बिहेवियर। दोस्तों मैं इसको क्वाइट इलेबोरेट कर सकता हूँ, बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो एक एक वीडियो 1 1 घंटे का होगा। इतना ना आपके पास समय है ना मेरे पास कि हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ सके। मैं जो बता रहा हूँ ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उसे आराम से घर में पढ़ सकते हैं। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना आप भी स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, मेरे वीडियो से आपको ये फायदा जरूर होगा कि हाँ भाई 20 मिनट आप घर में रात के चाहे 12 बजे बैठ रहे हैं, चाहे सुबह 5 बजे बैठ रहे हैं, चाहे 6 बजे बैठ रहे हैं, जब भी बैठ रहे हैं इन वीडियो को सुन रहे हैं, पीडीएफ को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आएगी। हम सब पीजीटी हैं यार, हम सब बोलते ही हैं दोस्तों को, मित्र बच्चों को बोलते ही हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और नहीं तो सुन लो। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है, अगर हम पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे
तो नेचुरली चीजें हमारे जेहन में आती रहेगी. So at this age, secondary school age, achieving new and more mature relations with age mates, achieving emotional independence, selecting and preparing for an occupation, acquiring a set of values and ethical system as a guide to behavior. These all things are developed. Socialization agencies, primary socialization, family उसकी primary socialization agency है. First and most influential agent parents होते हैं. Shape basic value, attitude and behavior, and then provides emotional security and identity formation, then cultural transmission. ये सब सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, इनके नाम याद रखिए दोस्तों, काम आएंगे. सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल है. प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है? फैमिली. इस पर भी प्रश्न बन सकता है. अब ये हमारे लिए जब हम अगर नहीं पढ़े हैं तो बता पाना मुश्किल हो जाता है. सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी हो जाएगी? स्कूल, जहां वो बच्चा 6 घंटा प्रतिदिन बिताता है. अदर एजेंसीज में कौन? ये सब आप पढ़ सकते हैं. डिटेल फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड सोशलाइजेशन है. इंट्रोड्यूसेस सोशिएटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, डेवलप सिटीजनशिप क्वालिटी एंड टीचर्स कोऑपरेशन एंड कंपटीशन. स्कूल में बच्चा हर कोई सीखता है, इसीलिए हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो स्कूल में ही होता है. अदर एजेंसीज में पीयर ग्रुप आ जाते हैं. उनको इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी, फैशन, लैंग्वेज, मास मीडिया शेप्स परसेप्शंस, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं. मास मीडिया कौन डेवलप करता है? शेप परसेप्शंस, एटीट्यूड एंड नॉलेज. पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी. अगर वो विराट कोहली को पसंद करता है कि उसी की तरह बाल रखना चाहेगा, उसी की तरह कपड़े पसंद करना पहनना चाहेगा. वो शाहरुख खान को पसंद करता है तो उसकी एक्टिंग करेगा, हाथ फैलाएगा, एंड ऑल दैट. ऑल दीज हैपेंस एट दिस स्टेज. सो दीज आर द अदर एजेंसीज दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड. आगे बात करते हैं इफेक्टिव प्रैक्टिस की. होम स्कूल कंटिन्यूटी स्ट्रेटजीज क्या क्या है? ये मेरे ख्याल से अंतिम पार्ट है. इफेक्टिव प्रैक्टिसेस, रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, वीकली न्यूज़लेटर है, पेरेंट पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मोबाइल ऐप्स पर अपडेट है, सोशल मीडिया ग्रुप्स है. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है इसमें प्रोग्राम में. पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है. ये इफेक्टिव प्रैक्टिसेस है. होम और स्कूल की कंटिन्यूटी स्ट्रेटेजी की बात करें, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दोनों का अलग अलग इफेक्ट तो हमने देख ही लिया था. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, क्लासरूम वॉलंटियरिंग है, वर्कशॉप ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, होम विजिट प्रोग्राम फॉर स्पेशल केसेस. कुछ स्पेशल केसेस में हम बच्चों के घर जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्कूल आ क्यों नहीं रहा है, ये पढ़ क्यों नहीं रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये ओबीडियंट क्यों नहीं. अब होता ये है कि हम जब ये खैर प्रैक्टिकल बात है कि जब हम घर जाते हैं, हम अपनी समस्या लेके कि बच्चा, तो पेरेंट अपनी समस्या बताने लग जाते कि सर हमारी भी नहीं सुनता है, आप ही कुछ समझा के चले जाओ. तो इन केसेस में हम हेल्पलेस हो जाते हैं. करिकुलम इंटीग्रेशन की बात करते हैं. होमवर्क दैट रिक्वायर्स पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, फैमिली प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, कल्चरल शेयरिंग डेज एंड करियर टॉक्स बाय पेरेंट. सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो पेरेंट काउंसलिंग सर्विसेज, resources centers for parents, and then translation services for multilingual families. साउथ वाली फैमिली है तो उनको अलग, केरल वाली फैमिली है तो उनको अलग. मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, इसको स्कूल्स रोल इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ. स्कूल किस तरीके से मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है. मेंटल हेल्थ एंड लिटरेसी प्रोग्राम हम सीसीए के अंतर्गत करते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप होता है बच्चों के लिए. एंटी बुलिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं. कई बार एसपी डीएसपी आते हैं और वो बच्चों को समझा के जाते हैं कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए. ऑल दिस पॉजिटिव बिहेवियर एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स. प्रोमोटिव एक्टिविटीज की बात करें तो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन सेंटर, योगा हमारे असेंबली में होता ही है. योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम, आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी, इंटीग्रेशन एंड पीयर सपोर्ट प्रोग्राम. क्रिएटिव सर्विसेज की बात करें तो स्कूल काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं. कुछ स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में काउंसलर की भी व्यवस्था होती है. रेफरल नेटवर्क विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस एंड क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स है, और सपोर्ट ग्रुप फॉर स्पेसिफिक इशूज. हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो की प्रिंसिपल में क्या क्या आते हैं जरा देखें. मेंटल हेल्थ एज पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, स्टिग्मा रिडक्शन थ्रू एजुकेशन, early identification and intervention, and confidentiality and ethical
हैंडलिंग। कई बार हमको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ये गलती की है, लेकिन हम उसको पब्लिक नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे को समझाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो किया, मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। तो ये पहला पार्ट हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। आपको कितना समझ में आया, मुझे कितना समझ में आया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन अब हो सकता है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो कि पढ़ना क्या है। एक हिंदी में बहुत प्रसिद्ध लेखक है, पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा। इन्होंने क्या लिखूं इस शीर्षक से एक लेख लिखना चालू किया, और क्या लिखूं क्या लिखूं, ये लिखूंगा तो ऐसा होगा, वो लिखूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कर करके पूरा आर्टिकल लिख दिया, क्या लिखूं। तो वैसे ही हम भी पूरा समय वेस्ट कर देते, क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं। क्यों पढ़ूं तो खैर नहीं, परीक्षा देना इसलिए पढ़ते हैं। तो ये आपको ये वीडियो ये कंसेप्ट तो जरूर देगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, देखते हैं हमने जो पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चन हेल्प मिलते क्या। विच डेवलपमेंट डोमेन इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ वैल्यू एंड एथिकल प्रिंसिपल। वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल बच्चे में कैसे और कब डेवलप होता है, ये किसको इन्वॉल्व करता है, कौन से डोमेन में आता है, कौन से डेवलपमेंट में आता है। फिजिकल डेवलपमेंट में, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, कि मॉरल डेवलपमेंट में। अब आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें समझना है। हालांकि इसको आप बिना पढ़े भी, वैल्यू और एथिकल प्रिंसिपल्स की बात है तो आप लिख देते मॉरल डेवलपमेंट, हो सकता है आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये तो चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैविगर्ड्स, विच टास्क इज स्पेसिफिक टू एडोलसेंस। अब जब तक आप इस थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे कैसे आंसर दे पाएंगे। हालांकि मैंने ऊपर बताया था, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं फिर से दिखा दूं, हैविग हर्ट्स की थ्योरी की हमने बात की थी, तीसरे नंबर की थ्योरी थी, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस। ये देखिए, ये हैविग हर्ट्स थ्योरी। तो बच्चा क्या सीखता है, यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग टू कंट्रोल बॉडीली इलिमिनेशन, learning physical skill for ordinary games, learning to relate emotional and parent siblings others, learning to distinguish right from wrong। ये डेवलपमेंट की बात है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट द चाइल्ड वांट्स टू अर्न। इसका मतलब इस पूरी थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। ये सेंसरी मोटर है कि प्रिपरेशनल स्टेज पे ये होता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कब होता है, कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसका उत्तर है सेंसरी मोटर स्टेज पे बच्चा ऑब्जेक्ट को परफॉर्मेंस सीख जाता है, ये पियाजे ने कहा है। इसके लिए भी हमें पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड फैमिली हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है, हमने बताया था, दूसरे नंबर पे स्कूल आता है, तीसरे नंबर पे पीयर ग्रुप आता है, चौथे नंबर पे मीडिया आता है। चारों के हमने अलग अलग प्रकार देखे थे, अगर आपने ठीक से नहीं सुना होगा तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे। कोल्सबर्ग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कोल्सबर्ग का पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है काहे से कैरेक्टराइज्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं, एटलीस्ट एक थ्योरी आपकी बन रही होगी कि हम क्या पढ़े। अगले 4 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव मेजरेबल चेंजेस। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होता है, मेजरेबल चेंजेस होता है इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, व्हाइल डेवलपमेंट encompasses qualitative progressive change in all aspect, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। इन सब में जो चेंजेस होते हैं, इन सब में जो ग्रोथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये बेसिक और मेजर डिफरेंस है। लिस्ट 3 स्ट्रेटेजीज टू इंश्योर
होम स्कूल कंटिन्यूटी। होम स्कूल कंटिन्यूटी की जब आप बात करते हैं तो कौन सी 3 ऐसी प्रैक्टिसेस है? रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इन स्कूल एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग। आप उनको बीएमसी का मेंबर, एक पेरेंट मेंबर होता ही है हमारा, जो बीएमसी होता है उसमें एक पेरेंट मेंबर, 2 पेरेंट मेंबर होते हैं। अलाइनिंग स्कूल वैल्यूज विथ होम वैल्यूज थ्रू ज्वाइंट वर्कशॉप। पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए वर्कशॉप होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हम इस पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट आर एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस रिलेवेंट टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए एजेस उसने क्या दिया है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री 6 से 12 साल, एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 12 से 18 साल। अभी कुछ ऐसे लाइक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये एक केवल प्रयास था कि इस प्रकार की वीडियोस हमारे आ सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या इस तरीके की वीडियोस के साथ मुझे आना चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा आपको ये होगा कि इस वीडियो का लिंक तो आपको किसी ग्रुप से या किसी दोस्तों से मिल गया, लेकिन बाकी कौन सा वीडियो कब अपलोड हुआ, ऑब्वियसली मैं रात के 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे या सुबह के 5 बजे भी अपलोड करता हूँ। So immediately you will be getting the notification that a video has been uploaded. Thank you friends. Good night. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.